ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। अब सवाल कुछ यूं कर रहा हूं कि स्वागत को भी मैं सवाल बोलने वाला था आपसे, क्योंकि इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आबिद मेहरा जी, ये असंतुलन जो है बहुत कुछ कहता है। देखिए, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये आंकड़ा एक आइसबर्ग जो होता है, हिमखंड पानी में जब तैरता है समुद्र में, तो हमें उसका सिर्फ 1/10वां भाग दिखाई देता है। एक्चुअल जो असली आंकड़ा है वो 113 करोड़ रुपए का है, जो हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 और 15 तक के लिए तय किया है विज्ञापनों में देना है, और जिसमें से अधिकांश दे चुकी है सरकार। वो किस तरह से दिए गए? वो इसमें समाचार पत्र शामिल नहीं है इस हम टेलीविजन और रेडियो की बात कर रहे हैं। पेम्पलेट है, होर्डिंग्स हैं, जितने भी विज्ञापन के हो सकते हैं तरीके, उनमें 113 करोड़ रुपया पंप किया गया है। पंप नहीं, मैं कहूँगा डंप किया गया है। और रही बात विज्ञापनों की, विज्ञापन देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मेरा मानना है कि दो ही बातें हैं इसमें मुख्यतः। पहली बात कि जनसंपर्क विभाग की नाकामी। अगर ये तथ्य हैं और सही हैं, तो समाचार पत्र और अपने नहीं, सही तो हैं। सही इसलिए हैं क्योंकि जिस विभाग से हमें जानकारी मिली है उस पे हम सवाल नहीं खड़े कर सकते। नहीं, आप दूसरी बात समझ गए। हाँ। जो विज्ञापनों में तथ्य दिखाए जाते हैं, अगर वो सही हैं, तो समाचार पत्र या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो वैसे ही दिखाएगा, न्यूज में दिखाएगा, आर्टिकल में दिखाएगा, बढ़िया रिपोर्टिंग में दिखाएगा। तो ये पहली बात तो है कि ये इनकी नाकामयाबी है। अगर दूसरी बात है, अगर नाकामयाबी नहीं है तो ये तथ्य झूठे हैं। उसकी एक वानगी ये है कि बार बार दिखाया जा रहा है हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। हकीकत में हरियाणा नंबर 1 नहीं है। बीजेपी कहती है कि ये 8वें नंबर पे है, हकीकत है कि ये 6ठे नंबर पे है। अगर पूरा मतलब नंबर 1 जो सरकारी विज्ञापनों में दिखाया गया, जो उस पे आपको घोर आपत्ति है? आपत्ति नहीं है, आप समझे नहीं मेरी बात। ये विज्ञापन इसीलिए दिखाए गए हैं कि हरियाणा नंबर 1 की छवि बनी। और आपत्ति नहीं है तो क्यों नहीं है? आपत्ति तो होनी चाहिए। आपत्ति मैंने ये नहीं कहा, मैं मैं कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति क्यों नहीं है? जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं अलग अलग माध्यमों के द्वारा कि आप 8 नंबर पे कह रहे हैं, सरकार 1 नंबर पे कह रही है, कोई 12 नंबर पे कह रहा है, तो इस कंफ्यूजन में हम जब जमीन को भी जान रहे हैं तो हमें आपत्ति होनी भी चाहिए। देखिए, ऐसी है, मैंने मेरा जी का कहने का मतलब ये है जी, 1 मिनट में सुनिए। मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। बात ये है कि पहली बात है कि सरकार को विज्ञापन देने की जरूरत क्यों पड़ी। जी हाँ, उसके लिए मैंने 2 बात कही हैं। अगर ये बात सारी सच्ची है जो विज्ञापनों में है, तो विज्ञापन छापने की बजाय अखबार इसके आर्टिकल छाप सकते हैं, खबरें छाप सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर पाए और ये छपे हैं तो ये झूठे हैं, ये वादे झूठे हैं, ये दावे झूठे हैं। मेरा कहना ये है। बाकी ये रही बात 113 करोड़ है जो खून पसीने की कमाई है और उसको गटर में बहाया जा रहा है, तो वो एक तरह से गलत ही है। बहुत मोटी बात आप कह रहे हैं। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं जी, जो संचार माध्यम है उसमें विज्ञापन भी चलते हैं, उसमें न्यूज कंटेंट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वाकई में सरकार काम कर रही है तो पत्रकारिता हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, नकारात्मक खबरें नहीं परोसी जाती है। पत्रकारिता में जो चीजें दिखती हैं या संचार माध्यमों में जो चीजें दिखती हैं उसको दिखाया जाता है। तो अगर सरकार की तरफ से बेहतर किया गया होता तो जो न्यूज कंटेंट है उसमें सरकार की तारीफ की हिस्सेदारी होती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि दर्शकों को, पाठकों को एक वर्चुअल वर्ल्ड में बिठाने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा। उनके दिमाग में पंप किया गया है कि आप नंबर 1 स्टेट के वासी हो, और नंबर 1 स्टेट किसके कारण है? वो कांग्रेस के कारण है। ओके, तो ये एक हाइपोथेटिकल और लास्ट में वही विज्ञापन सूचना और प्रसारण सूचना निदेशालय के बाद जी पीसीसी की तरफ से आ गए। उन विज्ञापनों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उमेश जोशी जी, आप क्या कहते हैं? सूचना और जनसंपर्क निदेशालय। हाँ, ऐसा है कि सरकार के विज्ञापनों में
और पार्टी के विज्ञापनों में पहली बात तो कोई फर्क नजर नहीं आता जी। जो सरकारी विज्ञापन चलते हैं लगभग वही विज्ञापन पार्टी के भी चलते हैं। मतलब यह है कि जो पैसा पार्टी के पब्लिसिटी पर खर्च होना चाहिए वो पैसा सरकार खर्च कर रही है, और जबकि ये अनएथिकल है। आप पार्टी की छवि बना रहे हैं, कांग्रेस सरकार की छवि बना रहे हैं। नहीं, पार्टी की बनाई है आप, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। सरकार ने अगर काम किया है तो आप सरकार के उन कामों को दिखाइए जो वाकई अद्भुत काम है, जो काम किसी और सरकार ने नहीं किए हों। और नंबर 1 अगर आप दावा करते हैं तो अगर सचमुच नंबर 1 है तो विज्ञापन में कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मुझे लगता है नेहरा जी यही कह रहे हैं कि इन विज्ञापनों पर पैसा इसलिए बर्बाद माना जा रहा है कि विज्ञापन ना होते हुए भी नंबर 1, मतलब नंबर 1 ना होते हुए भी नंबर 1 की पब्लिसिटी की गई है। हरियाणा 6वें पायदान पे है लेकिन उसको बनाया जा रहा है नंबर 1 है। हम वो लोगों के गले उतारा जा रहा है कि आप नंबर 1 है, जबकि कहीं पर भी किसी भी पैरामीटर पर हरियाणा नंबर 1 नहीं दिखाई देता। अब वो 1,35,000 रुपए का जैसे वो पर कैपिटा इनकम का दावा करते हैं, कुछ नेता इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि भाई अगर 1,35,000 की पर कैपिटा इनकम है तो फिर इस प्रदेश में बीपीएल क्यों है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग क्यों हैं जी, अगर इतनी संपन्नता है तो। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में आप देख लीजिए, एजुकेशन के क्षेत्र में देख लीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं पर भी तो नंबर 1 नहीं लगता। हम रोजाना खबरें दिखाते हैं, पानी ठहराव की समस्या है, कॉलेज ठीक से नहीं है, कॉलेजों में सुविधा नहीं है, लड़कियों के कॉलेज नहीं है, अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है, वहां पर दवाइयां नहीं है। ये तो आप दिखा रहे हैं उमेश जी, ये आप दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं, आप कंटिन्यू करिएगा। ये आप दिखा रहे हैं, जो खबर आप देख रहे हैं उसे दिखा रहे हैं। आपने एक उदाहरण दिया कि बीपीएल भी है और इतनी आमदनी भी है प्रति व्यक्ति, और दोनों बातों का ढिंढोरा सरकार की तरफ से ही पीटा जा रहा है कि देखो प्रति व्यक्ति जो आय है वो इतनी है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ एक विज्ञापन ये भी आता है कि हमने बीपीएल परिवारों के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये सच्चाई सरकार ही लोगों के सामने परोस रही है, उसमें किसी खबर और किसी और कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। सवाल तो यही खड़ा होता है कि बीपीएल है कहाँ, और अगर बीपीएल है तो 1,35,000 की जो आमदनी आप दिखा रहे हैं पर कैपिटा, वो इसका मतलब गलत है, वो गुमराह करने वाली है। वो बीपीएल नहीं है, वो फिर बीपीएल नहीं है। अगर 1,35,000 की आमदनी वाला, प्रति व्यक्ति आमदनी वाला ये राज्य है तो उस राज्य में बीपीएल होना ही नहीं चाहिए। और अगर बीपीएल है तो फिर इतनी आमदनी नहीं होनी चाहिए। और ये जो विरोधाभास है, ये आप ही दिखा रहे हैं, ये आप ही दिखा रहे हैं, ये आप ही दिखा रहे हैं। नीतीश, यहाँ पे एक सवाल अमित नेहरा जी की बातचीत से सामने आया है इस पूरी चर्चा में कि अगर वाकई आप नंबर 1 हैं तो अखबार क्या है? अखबार है कि खबरों को दिखाया जाए उसके माध्यम से। अब अखबार में रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐड होते हैं, कॉर्पोरेट ऐड होते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती है, पार्टी संगठन का ऐड चल सकता है, लेकिन सरकार वहाँ पे विज्ञापन लगवा रही है कि हम नंबर 1 हैं और सरकार अच्छा करेगी। तो हमने देखा है कई सरकारों की तारीफ होती है, सरकारों की हमेशा आलोचना नहीं होती है। तो अगर आपका प्रयास बेहतर है तो उस कंटेंट में आपकी हिस्सेदारी बनती है, उस विज्ञापन की जरूरत ही नहीं है एक पन्ना खराब हो। नहीं, मुझे लगता है मनीष, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ। हाँ, बता सकते हैं। मुझे लगता है कि जो विज्ञापन का जो मकसद होता है, बेसिकली सरकार के द्वारा जो जारी किए जाते हैं विज्ञापन, उसका मकसद ये होता है कि सरकार अपनी नीतियों, योजनाओं और जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर के वो जनता के साथ संवाद स्थापित करती है। अच्छा, ये मकसद होता है जनरली, अगर नियम के हिसाब से देखा जाए, जो एक तौर तरीके के हिसाब से समझ में आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास इसे लेकर के कोई नीति निर्धारित नहीं है। 2007 में एक नीति तैयार भी की गई थी इसे लेकर, विज्ञापनों को लेकर के, लेकिन उसमें कुछ भी तय नहीं था। बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे थे जो कि दिशाहीन थे। मसलन कि वो विज्ञापन जनहित में जारी होंगे, निज हित में जारी होंगे, राजनीतिक हित में जारी होंगे, किस हित में वो जारी होने हैं,
ये बहुत कुछ क्लियर नहीं था उसमें। मैं आप ही से संवाद कर रहा हूं, आपसे इतर नहीं जा रहा, क्योंकि आपने कहा कि कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए विज्ञापनों को लेकर, नीतियों को साझा करें सरकारें। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने बहुत सारे अभियान देखे, बहुत सारे प्रचार देखे, बहुत सारी सूचनाएं देखी जो कि विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से जनहित में जारी किए जाते हैं, उनकी जगह भी बनती है। जैसा कि हम धूम्रपान निषेध के विज्ञापनों को देख ले, या परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी हमारी समझ में आती है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप जो ये बात कह रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी समझ में आती है। आप एक बात बताइए, सरकार पुण्यतिथियों पर और जन्मदिनों के नाम के आधार पर कई सारे विज्ञापन कई सारे मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिए जाते हैं, तो क्या वो उसकी जरूरत है? नहीं है वहां पर उसकी जरूरत। मैं कह क्या रहा हूं, तब भी समझ में नहीं आती चीजें। आपने जहां पे आपने कहा कि मैं डिफर कर रहा हूं, वहां से सवाल कर रहा हूं कि ठीक है, इन ग्राउंड्स के आधार पे तो आप अलग मत दे सकते हैं, लेकिन जो विज्ञापन आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हरियाणा की पत्रकारिता में हम लोग सक्रिय हैं और 2-4 सालों की बात नहीं है, ठीक ठाक आपको भी अनुभव है, हमारे मेहमानों को भी अनुभव है। तो उस विज्ञापन के कंटेंट से मैं न्यूज कंटेंट की बात नहीं कर रहा, विज्ञापन में जो चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं उसको हम भली भांति समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी नीति को लेकर जनता से कैसा संवाद किया जा रहा है। आप उस पर हमें बातें बता सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अगर वो कोई नीति ला रही है, अगर कोई वो योजना बना रही है, या कि उसके आंकड़े अगर उसे दिखाना चाहती है, उसे लगता है कि सरकार जनता को उससे अवेयर होना चाहिए, तो वो एक माध्यम हो सकता है, उसमें गलत कुछ नहीं है। गलत यहाँ पर यह है कि जो नीति निर्धारित नहीं है, आप देखेंगे कि हमारे देश में जो कानून है उसकी पेचीदगियां इतनी है कि लोग उसका फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में जो कोई एक ऐसा मसला जिस पर कोई नीति निर्धारित नहीं हो, कोई ठोस नीति नहीं हो, उसे उसका लाभ लेने से पार्टी या सरकारें या नेता कैसे वंचित रह जाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो जनता के पैसे का दुरुपयोग तो हो रहा है, यही वजह है कि 113 करोड़ के सवाल उठाए सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किस एंगल पे जा रहे हैं। आप मतलब उस प्रचार को, उस विज्ञापन को किस लेवल पे जाके जायज ठहरा रहे हैं, या वहां पे कुछ नाजायज भी आपको दिख रहा है? आप इसको क्लियर कर दें। मुझे लगता है विज्ञापन जिस तरीके से दिए गए निश्चित तौर पर गलत है। हाँ, निश्चित तौर पर गलत है, बिल्कुल निचोड़ की तरफ आइए। इसके पीछे सिर्फ लाभ उठाने की मंशा दिखती है मुझे, जो कि हर सरकारें करती, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कि नहीं। बिल्कुल, राज्य सरकार, हम किसी एक सरकार को निशाना नहीं कर रहे हैं, किसी एक सरकारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया शाइनिंग ही क्यों ना हो। बिल्कुल, किसी भी सरकार की तरफ से ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं और बाद में वही विज्ञापन, आप गौर करिएगा, अब से कुछ समय पहले तक जो विज्ञापन आते थे सूचना और प्रसारण निदेशालय की तरफ से, सूचना और जनसंपर्क निदेशालय की तरफ से, सिर्फ वही लाइन हट जाती है और उसके नीचे पीसीसी आ जाता है। तो उसमें कितना बड़ा बदलाव, उसमें भी बड़ी हेरफेर देखता हूं मैं आपको 2 जानकारियां देना चाहता हूं। 6 महीने पहले इसी चीज को लेकर के 2 गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी, और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि इसके लिए दिशा निर्देश तय किए जाएं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे NR माधव मेनन जी, जो कि शिक्षाविद हैं जाने माने। उनके हिसाब से जो सिफारिशें दी गई हैं, उनको ये कहा गया था कि 3 महीने के भीतर आप अपनी सिफारिशें सौंपिए, और उस सिफारिशों में जो सिफारिशें जो हैं, मुख्य सिफारिशें, वो मैं बताना चाहता हूं। उसमें खास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि इन विज्ञापनों में PM, CM, प्रेसिडेंट और राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल और राष्ट्रपति और साथ ही साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इन 4 की तस्वीरों के अलावा किसी और की तस्वीरें ना लगे, पार्टी प्रमुख हो या इस तरह की कोई भी तस्वीरों से परहेज किया जाए। 6 महीने पहले, यानी इलेक्शन से 6 महीने पहले, इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए सरकार की तरफ से कि ऐसे कोई भी विज्ञापन, चाहे वो तथ्यात्मक क्यों ना हो, सरकार के कार्यों से जुड़े हुए क्यों ना हो, इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। तीसरी सिफारिश ये थी मुख्य कि किन किन मौकों पर कौन से विभाग विज्ञापन देगा, ये पहले से तय किया जाए, और इसके साथ साथ एक मौके पर एक ही विज्ञापन दिया जाए किसी एक विभाग की तरफ से। इसके अलावा ये भी सिफारिश की गई है कि इसके लिए एक निर्धारित रकम तय की जाए, ताकि आप अगर विज्ञापन देते भी हैं तो उसकी सीमा जो है वो तय हो और उससे ज्यादा आप एक्सीड ना करें। बढ़िया। इसके अलावा इन दिशा निर्देशों पर अमल करने के लिए एक निगरानी कमेटी की व्यवस्था, एक निगरानी कमेटी भी बनाई जाए जो इन पर निगरानी रखे।
तो ये सिफारिशें ऑलरेडी दी गई हैं। हाँ हाँ हाँ। इस पर अब ये बताइए आप मुझे कि ये जितने सुझाव आपने हमें उन शिक्षाविद महोदय के मार्फत से बताए हैं, उसको आप ये बताइए कि फिलहाल जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सरकार के विज्ञापनों पर हम बातचीत कर रहे हैं, इन सुझावों को इन विज्ञापनों में कितना ध्यान रखा गया है, कितना उसका पालन किया गया है? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है, बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है मनीष। यही वजह है कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो आरटीआई के जरिए आंकड़े आए हैं, चुनावी साल में आप देखें कि खर्च किस तरीके से भागा है। आपने 2 मुद्दे दिखाए हैं जो मुझे समझ में आई अभी तक। उसमें एक मुद्दा ये है कि चुनाव वर्ष में किस तरीके से विज्ञापनों का खर्च भाग जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, तेजी से कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और दूसरा ये कि विज्ञापनों की बंदरबाट किस तरीके से होती है। उसमें भी जिसकी पहुंच ज्यादा है, जिसकी पकड़ ज्यादा है, जिसकी नजदीकी ज्यादा है, वो फायदा या यो कहिए कि वो पार्टी का या सरकार का जो माउथपीस होकर काम करता है, उसको विज्ञापन सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि जिस चैनल की हमने बात की है और जिस अवधि की बात की है, उस अवधि में वो चैनल पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस सरकार को समर्पित था। उसके बाद भी लंबे समय तक समर्पित तो था। वो उसके बाद बदले, हाँ, हालात बदले और बात बदली और खर्चे का हिसाब किताब बदला। बहरहाल हम विज्ञापनों के इस खर्च पे ही बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।